हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो आज अपन उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत उत्तर मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उत्तर मौर्य काल वह काल है जिसमें कई सारे विदेशी वंशज भारत में आए, जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, पार्थियन हो गए, हिंद यूनानी हो गए। इसके अलावा कई सारे भारतीय वंशज भी रहे हैं, जैसे खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल, उसके समय के बारे में अपन बात कर सकते हैं। सातवाहन युग के बारे में अपन बात कर सकते हैं। दक्कन के अन्य वंशों के बारे में अपन बात कर सकते हैं जो उत्तर मौर्य काल में रहे हैं। तो उत्तर मौर्य काल है हर हिसाब से एक विकसित युग रहा है, चाहे अपन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, धर्म के बारे में बात करें या फिर संस्कृति के बारे में बात करें। तो खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण से इस समय विदेशी देशों के साथ बहुत ही प्रगाढ़ संबंध स्थापित किए गए। इसलिए इस समय की अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक विकसित अर्थव्यवस्था समझा जाता है। तो इसमें आप लिखो, उत्तर मौर्य काल को इतिहासकारों के द्वारा अंध युग कहा जाता है। अंध, अंधा, अंध युग। इतिहासकारों के द्वारा अंध युग कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इस समय में अनेक क्योंकि इस समय में अनेक विदेशी आक्रमण हुए और भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए और भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित किया गया। विदेशी साम्राज्य स्थापित किया गया और भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित किया गया, जैसे शक और कुषाण, जैसे शक और कुषाण। ये जातियां केंद्रीय एशिया से आई। ये जातियां केंद्रीय एशिया से भारत में आई। ये जातियां केंद्रीय एशिया से भारत में आई। इन आक्रमणों के कारण इन आक्रमणों के कारण इन आक्रमणों के कारण भारतीय सभ्यता को नुकसान भी हुआ। इन आक्रमणों के कारण भारतीय सभ्यता को नुकसान भी हुआ। आक्रमणों के कारण भारतीय सभ्यता को नुकसान भी हुआ। आक्रमणों के कारण राजनीतिक अस्थिरता आक्रमणों के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। आक्रमणों के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और भारत के इस समय को अंध युग की तरह समझा जाने लगा। अंध युग, अंधा। भारत के इस समय को अंध युग की तरह समझा जाने लगा। अंध युग को इंग्लिश में कहते हैं डार्क एजेस। अंध युग की तरह समझा जाने लगा। अब लिखो, अंध युग की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एजेस। अंध युग की अवधारणा यूरोप के इतिहास से ली गई है। अंध युग की अवधारणा यूरोप के इतिहास से ली गई है। जब वहां पर सामंती युग अपने चरम पर पहुंचा। जब वहां पर सामंती युग अपने चरम पर पहुंचा और समग्र रूप से यूरोप पिछड़ गया और समग्र रूप से यूरोप
पिछड़ गया। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो, लेकिन उत्तर मौर्य काल के संदर्भ में, लेकिन उत्तर मौर्य काल के संदर्भ में विदेशी संबंधों के कारण, उत्तर मौर्य काल के संदर्भ में विदेशी संबंधों के कारण भारतीय संस्कृति समग्र रूप से समृद्धशाली बनी। भारतीय संस्कृति समग्र रूप से समृद्धिशाली बनी। विदेशी वंशजों ने भारत आकर भारत को अपना घर बनाया। विदेशी वंशजों ने भारत आकर भारत को अपना घर बनाया और यहीं की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह गए। और यहीं की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह गए। जैसे अनेक कुषाण राजाओं के द्वारा ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म आदि को अपनाना। कुषाणकालीन सिक्कों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म लक्षित होते हैं। कुषाणकालीन सिक्कों में भी भारतीय धर्म और संस्कृति ही लक्षित होती है। अतः इनको पराया कहना उचित नहीं होगा। अब आगे आप लिखो, अगली सब हेडिंग डालो, व्यापार के विकसित होने के निम्न कारण थे। नंबर 1, कृषि अधिशेष। व्यापार के विकसित होने के निम्न कारण थे। नंबर 1, कृषि अधिशेष उत्पन्न होना, अर्थात अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन। कृषि अधिशेष उत्पन्न होना अर्थात अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन, जो शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब भी शहर उत्पन्न हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में या विदेशों में, कहीं पे भी जब भी शहरीकरण आया है भारत में, वो क्यों आया है? क्योंकि कृषि की पैदावार जरूरत से कहीं ज्यादा की गई। एक गांव में अगर 100 क्विंटल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, उत्पादन की आवश्यकता है, वहां पे 300 क्विंटल एग्रीकल्चर उत्पादन किया गया। अब जो एक्स्ट्रा उत्पादन है गांव में जो हुआ है खाद्यान्न का, उसको व्यापार के माध्यम से शहरों में भेजा गया, आसपास के कस्बों में भेजा गया, आसपास के टाउन्स में भेजा गया, तो वहां पे भी शहर बसते गए। क्योंकि अगर शहरी जनसंख्या है तो उनको खाने पीने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि शहर कैसे बनेंगे, हड़प्पा में शहर कैसे बने, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में कृषि की पैदावार बढ़ी और उस पैदावार को हड़प्पा और मूंजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में पहुंचाया गया बिना कृषि अधिशेष के। अधिशेष का मतलब समझ गए ना? कृषि अधिशेष का मतलब होता है एग्रीकल्चर सरप्लस। बिना कृषि अधिशेष के कोई शहर उत्पन्न नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट कारण है, शहर
बड़े बड़े शहर विकसित करने का। दूसरा कारण लोहा हो सकता है, प्रशासनिक प्रणाली हो सकता है, लेकिन कृषि अधिशेष सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है शहरीकरण के लिए। फिर आप लिखो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस समय विदेशी संबंध स्थापित हुए, इस समय विदेशी संबंध स्थापित हुए, जैसे जैसे केंद्रीय एशिया, जैसे केंद्रीय एशिया कौमा चीन कौमा दक्षिण पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया कौमा चीन कौमा दक्षिण पूर्व एशिया कौमा मिस्र इजिप्ट मिस्र आदि। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखो, नए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग का लाभ भी भारत को मिला। नए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग का लाभ भी भारत को मिला, जैसे जैसे रेशम मार्ग, नाम सुना है ना, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। यस, रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाता रहा? भारत से, रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाता रहा? बोलो आपने क्या कहा, भारत से कहां जाता रहा? किसी का आंसर, रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाता रहा? भारत से यूनान, किसी ने कहा? भारत से यूनान का। देखो मैं बताता हूं, जो रेशम मार्ग है भारत से शुरू नहीं होता रहा। रेशम मार्ग कहां से शुरू होता रहा? चीन से। बहुत बढ़िया। रेशम मार्ग की शुरुआत होती थी चीन से, लद्दाख के क्षेत्र से होता हुआ भारत को टच करता हुआ निकलता रहा, भारत के बीच से नहीं निकलता रहा। समझ गए ना? भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहां पे हिंदू कुश पहाड़ियां थी, तो वहां से गुजरता हुआ यूरोप पहुंचता था। ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, लेकिन इस मार्ग का फायदा भारतीय व्यापारियों ने भी उठाया। आप समझ गए? रेशम का जो मार्ग है, तो इट वॉज ए ट्रांजिट रूट फॉर इंडिया। ट्रांजिट का मतलब क्या है कि भारत से शुरू नहीं हुआ ये व्यापारिक मार्ग, भारत के बीच से निकलता है। इसको ट्रांजिट रूट कहते हैं। भारत से तो होकर निकला है केवल, भारत से शुरू नहीं हुआ रेशम मार्ग। फिर इसके बाद आप आगे लिखो, अत्यधिक मौद्रीकरण, अत्यधिक मौद्रीकरण, अत्यधिक मौद्रीकरण अर्थात सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन, अर्थात सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया, अपने चरम पे पहुंच गया, अपने अधिकतम स्तर पे पहुंच गया। तो इसके बाद अगला कारण लिखो, नेक्स्ट रीजन, इस समय तक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आईएएस के एग्जाम में आ रखा है। आप में से किसी को पता है कि मानसूनी हवा की खोज किसने की? ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मानसूनी हवा, अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवा की खोज किसी व्यक्ति ने की थी, उसका नाम था हिप्पालस। हिप्पालस नाम के व्यक्ति ने मानसूनी हवाओं की खोज की 45 एडी में। टाइम भी दे रखा है 45 एडी, यानी उत्तर मौर्य काल का समय है। मानसूनी हवाओं की खोज करने से जहाजों के द्वारा समुद्र के रास्ते जहाज ले जाना आसान हो गया, मानसूनी हवाओं की खोज करने के बाद। तो इस समय हिप्पालस के द्वारा इस समय हिप्पालस के द्वारा 45 एडी में, 45 एडी का मतलब है 45 ईसवी सदी। एक होता है बीसी और एक होता है एडी, तो अभी एडी की बात कर रहे हैं, यानी जीरो के बाद 45 एडी का मतलब है ईसवी सदी। आ जाओ। तो हिप्पालस ने 45वीं सदी में मानसूनी हवाओं की खोज की, जिसके द्वारा फारस की खाड़ी से
यानी इजिप्ट वाला क्षेत्र हो गया, फारस की खाड़ी, ईरान इराक वाला क्षेत्र हो गया, जिसके द्वारा फारस की खाड़ी से भारत के पश्चिमी तटों तक तट पश्चिमी तटों तक जहाजी यात्रा आसान हो गई। फारस की खाड़ी से पश्चिमी तटों तक जहाजी यात्रा आसान हो गई। फिर इसके बाद अगला कारण लिखो, नेक्स्ट रीजन है, इस समय व्यापारिक और शिल्प की श्रेणियां इस समय व्यापारिक और शिल्प की श्रेणियां कुशलता पूर्वक कार्य कर रही थी। इस समय व्यापारिक और शिल्प की श्रेणियां कुशलता पूर्वक कार्य कर रही थी। अब किसी को पता है श्रेणी क्या होती है? मैं क्लास में कई बार बता चुका, श्रेणी क्या होती है? श्रेणी मैंने बोला व्यापारिक और शिल्प की श्रेणी, कोई बताएगा? श्रेणी श्रेणी व्यापारिक श्रेणी या शिल्प की श्रेणी क्या होती है? हाँ क्या होती है? व्यापार की श्रेणी मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? संघ, संघ इन्होंने सही शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ भी सब ध्यान से सुनो, प्राचीन भारत में दो तरह की श्रेणियां मिलती थी। एक तो व्यापारियों की श्रेणी होगी, जो व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, एक वस्तु को दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं मुनाफे के लिए, यहां से खरीदा और आगे चल के उसको महंगे दामों में बेच दे, उनकी श्रेणी होगी, उनका संगठन, उनका संघ, उनका संगठन, उनकी ट्रेड यूनियन एक तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से शिल्पियों की भी श्रेणी होती थी। शिल्पी जो उत्पादन का कार्य करते हैं, जैसे कुम्हार की श्रेणी हो गई, हाथी के दांत बनाने वालों की श्रेणी हो गई, आटा पीसने वालों की श्रेणी हो गई। तो इन सब श्रेणियों के बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी मिली है। अभिलेख में इनके नाम लिखे हुए हैं। आटा पीसने वाली श्रेणी मथुरा की, ठीक है, हाथी पे दांत का कार्य करने वाली श्रेणी हो गई। तो ये सभी श्रेणियां शिल्पियों की थी। तो दो प्रकार की श्रेणियां प्राचीन भारत में मिलती है, और इन्हीं के कारण व्यापार इतना अधिक समृद्धशाली प्राचीन भारत में रहा है, क्योंकि व्यापारिक कार्य और उत्पादन का कार्य संगठित तरीके से होने लग गया। दूसरी बात आपको और बताता हूं कि इन श्रेणियों को स्वायत्तता दे रखी थी राजा के द्वारा। स्वायत्तता मतलब समझ गए ना, फ्रीडम। इनको पूरी आजादी दे रखी थी, अपने नियम वो स्वयं बनाएंगे, राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार से उत्पादन करना है, जो व्यापारी है या जो उत्पादन के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति है, उसको वोकेशनल एजुकेशन देना। वोकेशनल एजुकेशन आप समझ गए, उसके उत्पादन से संबंधित पूरी जानकारी उसको मुहैया कराना, उसको शिक्षा देना, जिसको काम धंधे की शिक्षा कहते हैं। ये सारा का सारा कार्य श्रेणियों का होता रहा। श्रेणी इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के कार्य करती रही। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए दो उत्पादक कर्ताओं में, तो उनको सुलझाने के कार्य, यानी न्यायिक शक्तियां भी इनको मिली हुई थी। श्रेणी को सभी प्रकार की शक्तियां इनके पास थी। श्रेणी अपनी स्वायत्तता, अपनी आजादी का उपयोग तब तक कर सकती थी जब तक कि राजा के हितों में कोई टकराव उत्पन्न नहीं हो। समझ गए ना? यानी कोई राजा के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, राजा का विरोध नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा उनको पूरी आंतरिक स्वायत्तता दे रखी है। अगर वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर लेंगे तो राजा को एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसके अलावा श्रेणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र इकाई थी, क्योंकि राजा को भी इससे फायदा हो रहा था। अगर व्यापार बढ़ेगा तो राजा की भी तो आय बढ़ेगी ना, साम्राज्य की भी आय बढ़ेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, महायान धर्म का उदय। महायान धर्म का उदय, जिसके अधिकांश समर्थक व्यापारिक वर्ग से ही थे। जिसके अधिकांश समर्थक व्यापारिक वर्ग के ही थे। फिर इसके बाद अब अगला पैराग्राफ लिखो। अब लिखो कृषि के बारे में। कृषि किस प्रकार की थी इस समय में? कृषि आ जाए, कृषि किस प्रकार की थी? कृषि में आप लिखो, राज्य के द्वारा, कृषि में लिखो राज्य के द्वारा भूमि पर नियंत्रण। राज्य के द्वारा भूमि पर नियंत्रण जो मौर्य युग की पहचान थी। राज्य के द्वारा भूमि पर नियंत्रण जो मौर्य युग की पहचान थी, वह खत्म हुआ।
राज्य के द्वारा भूमि पर नियंत्रण जो मौर्य युग की पहचान थी वह खत्म हुआ और अब कृषि भूमि पर अब कृषि भूमि पर व्यक्ति विशेष अब कृषि भूमि पर व्यक्ति विशेष को स्वामित्व मिल गया। अब कृषि भूमि पर व्यक्ति विशेष को स्वामित्व मिल गया। फिर आप लिखो मिलिंद पानो। मैंने कहा ना अपन जब भी हिस्ट्री के आंसर लिखते हैं तो एक तो आपने एनालिसिस की बात कर ली कि व्यक्ति विशेष को स्वामित्व मिल गया। अब उसको आप प्रूव कैसे करोगे? तो कोशिश करो कहीं ना कहीं से किताबों से उठा के कोई उदाहरण दो, किसी किताब में कुछ लिखा हो, पुराने समय के लेखक ने कुछ कहा हो, तो इससे आपने जो कहा है, जो आपने विश्लेषण की बात कही उसकी पुष्टि होती है। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति विशेष को कृषि करने का अधिकार मिल गया, वो भूमि का स्वामित्व बन गया। पहले भूमि का स्वामी राजा हुआ करता रहा। जैसे मिलिंद पानो नाम की स्रोत, मिलिंद नाम सुना होगा आपने, मिलिंद पानो नामक स्रोत में लिखा है। जैसे मिलिंद पानो नामक स्रोत ने लिखा है। किसने लिखी है किताब? क्या? मिनंदर, मिलिंद पानो, मिनंदर, राजा मिनंदर। इसका अर्थ है मिलिंद के पास। मिलिंद पानो की किताब नागसेन ने लिखी क्या? मिलिंद पानो की किताब, ठीक है, उनके आपस का वार्तालाप है ना। नागसेन और मिलिंद, राजा मिलिंद के बीच में वार्तालाप है। तो मिलिंद पानो में लिखा है कि जो व्यक्ति, मिलिंद पानो ने लिखा है कि जो व्यक्ति भूमि को साफ करेगा, जो व्यक्ति भूमि को साफ करेगा वही उसका स्वामी बन जाएगा। मिलिंद पानो में लिखा है कि जो व्यक्ति भूमि को साफ करेगा वही उसका मालिक बन जाएगा। तो लिखो आगे, लेकिन 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 राजा की स्वयं प्रभुता, लेकिन राजा की स्वयं प्रभुता यानी असली मालिक तो राजा ही रहेगा, लेकिन राजा की स्वयं प्रभुता उसके साम्राज्य की संपूर्ण भूमि पे थी। लेकिन राजा की संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है? उसकी शक्तियां, पढ़ा हो ना आपने, संप्रभुता यानी संप्रभु है वो। राजा की संप्रभुता उसके साम्राज्य की सभी भूमि पर होती थी। यानी अल्टीमेटली तो राजा ही ओनर रहेगा सब चीज का। फिर आप आगे लिखो, इस समय भूमि अनुदान का सर्वप्रथम, इस समय भूमि अनुदान, इस समय भूमि अनुदान का सर्वप्रथम उदाहरण अभिलेखों में मिलता है। इस समय भूमि अनुदान का सर्वप्रथम उदाहरण अभिलेखों में मिलता है। किंतु यह अनुदान धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया। किंतु यह अनुदान धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया। धार्मिक उद्देश्य समझ गए ना? राजा के द्वारा सबसे पहले भूमि अनुदान किया गया धार्मिक उद्देश्य से, मतलब ब्राह्मणों को दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया, जैन भिक्षुओं को दिया गया। अभी अधिकारियों और सैनिकों को नहीं दिया गया, वो आगे चल के दिया जाएगा भूमि अनुदान। फिर आप आगे लिखो, एक विशेष प्रकार का अनुदान अक्षय निवि कहलाता था। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अक्षय निवि। एक विशेष प्रकार का अनुदान अक्षय निवि कहलाता था, जिसका अर्थ है सदा सदा के लिए दिया हुआ भूमि अनुदान, हमेशा के लिए, जिसका अर्थ है परमानेंट, जिसका अर्थ है सदा सदा के लिए दिया हुआ भूमि अनुदान। फिर इसके आगे लिखो आप, कृषि के विस्तार के लिए पुरानी नहरों को भी
पुरानी नहरों का भी विस्तार कराया गया, पुरानी नहरों का भी विस्तार कराया गया। जैसे, अब जितना आप जैसे लिखोगे ना उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन को छोड़ के अगर अपन आगे के एग्जाम में जाएं, आरएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, जितना आप जैसे लिखोगे, जैसे मतलब उदाहरण, आपने एक बात कही है तो उदाहरण देना भी जरूरी है। जैसे अब मैंने तो बात कह दी, पुरानी नहर को जीर्णोद्वार कराया गया, उसका रिपेयर कराया गया, उसका विस्तार कराया गया। उदाहरण तो दो, कौन सी नहर थी, कौन सी झील थी, समझ गए? जैसे कलिंग के राजा खारवेल, नाम सुना होगा ना खारवेल का आपने। खारवेल के अभिलेख का क्या नाम था? हाथी गुफा। वेरी गुड, हाथी गुफा अभिलेख। जैसे कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा नहर का निर्माण कराया गया। अभिलेख में लिखा है, उसके अभिलेख में लिखा हुआ है कि नहर का निर्माण कराया। कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा नहर का निर्माण कराया गया, कोमा रुद्र दमन के द्वारा एक प्रसिद्ध झील का जीर्णोद्वार कराया गया। क्या नाम है? सुदर्शन झील। रुद्र दमन कौन सा राजा था? कौन से वंश का राजा था रुद्र दमन? शक वंश। रुद्र दमन के द्वारा एक प्रसिद्ध झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया, उसको रिपेयर कराया गया। जीर्णोद्वार मतलब उसको रिपेयर कराया गया।